मेरा नाम रजनी है। मेरी शादी अंकित से हुई थी। जब मेरी शादी अंकित से हुई थी तब मैं सिर्फ 14 साल की थी। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। खुशी से जीवन बीत रही थी हमारी। मेरे दो बेटे थे, जो एक 18 साल का और दूसरा 16 साल का था। शादी के 18 साल बाद ही मुझे पता चला था कि अंकित को कैंसर है। मुझे मानो तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी मेरी। पर क्या करती, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा मुझे। मैंने अंकित को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से अंकित के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए अंदर गई तो देखा अंकित गुस्से से भरा बैठा था। मुझे देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम्हें नाम, पैसा, दो बेटे, कोठी, क्या कुछ नहीं दिया? और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने नजरें फेर ली। मैं इससे पहले कुछ बोलती, मेरे दोनों बेटे और सास ससुर भी आ गए थे। मेरा बड़ा बेटा गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मेरे बच्चों का कहना था कि मैं अपने पति का अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी। मेरी सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ, तुमने अपनी नजरें ही फेर ली। मैं कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वो अपराध जो मैंने किया ही नहीं था। अंकित के सिर पर मैंने जैसे ही हाथ फेरा, अंकित ने झटक कर हाथ हटा दिया। अंकित का ऐसा व्यवहार देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे पता था अंकित कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर मैं क्या करती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर आखिर हूँ तो इंसान ही। पिछले 3 सालों से अंकित के कैंसर का इलाज चल रहा था। मैं शुरुआत में रात दिन अंकित के साथ साय की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे मैं तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग अंकित का भार मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। अंकित की बीमारी मानो मेरे लिए एक कैदखाना हो गई थी। मेरे उठने बैठने, कपड़े पहनने तक सबकी निगाहें रहती थी। मैं अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो अंकित की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। मेरा बहुत मन होता अंकित को बताने का कि मुझे दुख है, पर मैं जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी, कोई समारोह होता तो मेरे सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि वह अंकित के जिंदा होते हुए भी मैं सती हो गई हूँ। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर मैं तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से मेरी आंख लगी और अंकित के चिल्लाने की आवाज़ से एक झटके से खुल गई। अंकित गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी है। कब अंकित कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना, कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है। अंकित को चाय और बादाम देकर मैं नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो ब्लू रंग का सूट मुझ पर खूब खिल रहा था। जैसे ही मैं बाहर आई, वह युवक जो कमरे में हंस रहा था बोला, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं इनके 18 और 16 साल के बेटे भी होंगे। उस युवक की बातें सुनकर अंकित कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तो तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर अंकित फफक फफक के रोने लगा। मैं अपराधी की तरह खड़ी रह गई। मैं सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण अंकित के बाल झड़ गए थे, चेहरे पे काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अंकित का मनोबल बढ़ाऊं। तभी वह युवक बोला, अरे रजनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अंकित के बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम धीरज है। मैं पहचानते हुए बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने फटाफट कुक की मदद ली और खाना बना लिया। जैसे ही मैं खाना बनाकर किचन से बाहर निकली तो अंकित को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। धीरज बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं, बड़ी कस कर भूख लगी है।
आज शायद लगभग 2 सालों के बाद अंकित ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाया होगा। धीरज धीरज पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और मेरे नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि धीरज के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई थी। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और धीरज ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा। मैं भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते धीरज से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? धीरज ने हंसते हुए बोला, मैं ही घर हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। मैं धीरज की बातें सुनकर बोली, आपने अब तक शादी नहीं करी क्या? धीरज बोला, करी थी, मगर सुमन शादी के 3 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। मैंने धीमे से कहा, सॉरी। धीरज हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। धीरज बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता। उसके आते ही ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर रौनक आ जाती थी। धीरज से मैं अपनी सुख दुख की बात कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरज लगभग 4 महीने रहा और 4 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार धीरज ने मूवी का प्लान बनाया तो मेरे दोनों बेटों के हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो धीरज बोला, अंकित भैया और रजनी भाभी नहीं चलेंगे क्या हमारे साथ? इतने में मेरी सास बोली, अरे अंकित कहीं आता जाता नहीं है, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। धीरज ने ज़बरदस्ती अंकित को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में ही अंकित के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में धीरज और मैं पॉपकॉर्न लेने गए तो धीरज बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार है पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? धीरज जाते जाते मुझे हिम्मत और साहस दे गया था। अब मैं महीने में एक बार ज़रूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। अंकित के चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतों या सास ससुर की नसीहतों को अब मैं अनदेखा कर देती थी। जब भी मुझको अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो मैं धीरज से फ़ोन पर बात कर लेती थी। अंकित के अंतिम दिनों में धीरज भी वहीं आ गया था। धीरज के आने से मुझको हर तरह से सहारा मिल गया था। जब अंकित की मृत्यु हो गई तो धीरज ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा था। वह पूरे 2 माह तक रुका और जाने से पहले धीरज ने मुझसे कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मैंने फिर से अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाही, पर मेरा अपना परिवार मुझे खुलकर जीने नहीं देने से रोक रहा था। अब मैंने अपने ससुर से अपने पति का ही बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो ताकि अगले जन्म में विधवा का दुख न भोगना पड़े। मैं उनके अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर मैं थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें मुझे चुभती रहती थी। मैं कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला ज़माना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज़ तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। अंकित की मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज अंकित की बरसी थी और धीरज भी आया हुआ था। मुझे देखते ही बोला, यह तुमने क्या अपना हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। मैं धीरज की बातें सुनकर फफक फफक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती धीरज। मेरे कपड़े पहनने, हंसने, बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर कोई काम नहीं है। बच्चे बड़े हो गए, बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है। मुझे देवी नहीं बनना है। धीरज ने एकाएक कहा, रजनी मुझसे शादी करोगी? मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। धीरज बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। सोच कर बताना। अगर जवाब न भी होगा तो भी मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। धीरज के जाने के बाद मैं बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर मेरे अंदर का डर मुझे भयभीत करता रहता। कुछ दिनों बाद अंकित के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, या नारंगी रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर पहन लो। लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें ज़रा भी अंकित के जाने का दुख नहीं है।
जैसे ही मैं जाने लगी तो बड़े बेटे की आवाज़ आई, मम्मी या लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए आप, लोग आपको ऐसे देखे तो अच्छा नहीं लगता। मैं सबकी बातें सुनकर अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो मैं एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर जी गुस्से में बोले, यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो रजनी, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार मैं उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक मैं धीरज से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने मैंने धीरज से शादी करने का फैसला सुना दिया। मेरी बातें सुनकर मेरे दोनों बेटे सख्ते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो धीरज से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था अम्मी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा गया। मेरा दूसरा बेटा गुस्से में बोला, अगर आपने धीरज से शादी करी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। मेरे माता पिता भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। मेरी भाभी बोली, दीदी इस उम्र में शादी करने से पहले आप अपने दोनों बेटों के बारे में तो सोचो। कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके 2 जवान बेटे हैं, आपको क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे किसी को समझाऊं। ज़िंदगी का मतलब अब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी मैं और धीरज, हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर लिया था। जब सब पुराने रिश्तों से निकलकर मैं धीरज का हाथ थाम कर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थी। मैं धीरज से बोली, धीरज मुझे मेरे बेटों ने अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है। धीरज हंसते हुए बोला, रजनी देर सवेर तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी होगी। मेरे मन में ये पंक्तियाँ बार बार उमड़ रही थी। न बनना चाहती हूँ मैं देवी और न ही बनना चाहती हूँ सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।